हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है सोशल वर्क सब्जेक्ट में। इसके अलावा मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि लेटेस्ट जो अपडेट हैं वो आपको मिलते रहें। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसके बारे में। ये हमारा जो टॉपिक है ये यूनिट 8 का टॉपिक है, ठीक है। सोशल वर्क पेपर सेकंड जो है नेट का उसका, ठीक है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये आपका तब आया था जब जो ब्रिटेन ने शक्ति का स्थानांतरण किया था, है ना, भारत को उसकी जब आज़ादी मिली थी, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आया था। और इसमें पहले जो ब्रिटिश सरकार थी उस दौरान यहाँ पे जो था वो मोनार्किकल एम्पायर था, ठीक है। मोनार्किकल एम्पायर का मतलब है कि राजवंशी साम्राज्य था, ठीक है। उसके बाद ये गणराज्य के रूप में स्थापित हो गया, है ना। जो भारत का जो सरकार है वो इस प्रकार से गणराज्य के रूप में आया, ठीक है। और लोकतांत्रिक राजनीति की रूपरेखा बनाने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे संविधान का, ठीक है। जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स के राइट्स के लिए, उनकी इक्वालिटी के लिए, है ना, उनके सुरक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसर हो, इसके लिए ये बनाया गया, ठीक है। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें 448 आर्टिकल्स के साथ इसे रखा गया था, बट अभी आप 395 जो आर्टिकल्स हैं वो आपको मिलेंगे। 22 पार्ट्स हैं अभी, और इसके जो शेड्यूल वो 8 है, ठीक है। और अभी तक 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं 1950 से, ठीक है। और इससे कह सकते हैं कि जो भारत संविधान का निर्माण हुआ था ये एक भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, है ना। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अनाउंस किया गया था, जिसमें एक रॉयल कमीशन को रखा गया था, जिसका काम था कि वो जो भी इस पे काम हो रहा है 10 साल के भीतर उसके रिलेटेड रिपोर्ट तैयार करे, ठीक है। और ये कमीशन जो है आपका 1928 में बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है सिमोन कमीशन आया था, जो कुछ जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स थे उनका एक ग्रुप था, वो इंडिया में आया था 1928 में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है उसको स्टडी करने के लिए, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या था कि जो इंडियन लीडर्स थे, जैसे कि उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस है, मुस्लिम लीग है, इन्होंने क्या कहा कि भाई हम सिमोन कमीशन जो है उसका बाइकआउट करते हैं, ठीक है। और हम जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट खुद तैयार करेंगे, ठीक है। और उन्होंने चुनौती दी कि भाई आप इसको लेकर कि हम ये खुद से तैयार करेंगे। फिर लॉर्ड जो बिरकेनहेड है उन्होंने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए बोला कि चलिए ठीक है, आपको लग रहा है तो आप लोग तैयार करके हमें दीजिए, ठीक है। फिर नेहरू जो थे उन्होंने कमेटी एक अपॉइंट की, जिसमें उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ड्राफ्ट अपना सबमिट किया था, जो उनकी रिपोर्ट थी 1928 में उन्होंने सबमिट की, ठीक है। फिर इसके बाद जो हुआ, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था, है ना, कॉन्स्टिट्यूट जो आपका असेंबली था उसका फर्स्ट सजेशन महेंद्र नाथ रॉय जो थी 1934 में उन्होंने दिया था, ठीक है। संविधान सभा में मांग की कि जो आधिकारिक तौर पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो चीज़ें सुझाई गई थी, उन्होंने बताया कि भाई ये सारी चीज़ें हमारी होनी चाहिए, ठीक है। नेशनल कांग्रेस इन 1935 में, ठीक है, महेंद्र नाथ रॉय ने दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद जो है अगस्त 1940 में जो ब्रिटिशर्स थे उनका रिस्पॉन्ड था इस पे कि उन्होंने कहा कि एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल जो है वो यहाँ पे आपका प्रस्ताव रखा उन्होंने कि भारतीय समावेश के लिए हम अपनी तरफ से जो सलाहकार युद्ध परिषद और प्रशासन से रिलेटेड है उसके लिए हम कुछ सलाहकार आपको देना चाहेंगे। लेकिन जो कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग था उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। 1940 में ये चीज़ हुई। मतलब ये लोग ट्राई कर रहे थे अपनी तरफ से, जो ब्रिटिशर्स थे, कि हम इंटरफेयर करें, अपने हिसाब से चीज़ों को ड्राफ्ट कराएं। लेकिन यहाँ पे जो इंडियन लीडर्स थे वो लगे पड़े थे कि नहीं भाई, हम अपनी सारी चीज़ें खुद करेंगे, हमें कोई इसमें बाहरी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में, और इनका क्या था, ये चाहते थे कि जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो स्वतंत्र एक संविधान तैयार किया जा रहा है, ठीक है, उसमें ये चाह रहे थे कि ये अपना इन्वॉल्वमेंट ले, लेकिन फिर ये इसमें असफल रहे, ठीक है। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। अब यहाँ पे बात हुई कि सत्ता का हस्तांतरण होगा, है ना, संविधान सभा का गठन होगा, एक योजना बनाई गई, ठीक है। फिर उसको इसका गठन करके 1946 में
इन्होंने अपना सत्ता हस्तांतरण से संबंधित जो भी चीज़ें थी, योजनाएं थी, उसको प्रस्तुत किया। ठीक है, इसका गठन करके कैबिनेट मिशन का। ठीक, फिर जो क्राउन रूल था, ब्रिटिश क्राउन रूल, उसका प्रभुत्व समाप्त करने की बात की गई। और 15 अगस्त में 1947 को जो क्राउन द्वारा जो भी शक्तियाँ, जो शासक थे, उनके जो रियासत थी, उसको क्या किया गया, वो जो भी उन लोगों ने संधियाँ बना रखी थी, जो चीज़ें भी करके रखी थी, उसको समाप्त कर दिया गया, क्योंकि फिर अपना संविधान यहाँ पे अपना लिया गया था। ठीक है, फिर आपका आता है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 26 जनवरी 1950। अब यहाँ पे क्या था, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे एज अ प्रेसिडेंट इंडिया के, उन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। ठीक है, आपका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन फरवरी 1948 में। ठीक है, और इसे फिर अडॉप्ट किया गया आपका 1950 में, 26 जनवरी 1950 को। इसी को हम अभी रिपब्लिक डे के नाम से हम अपना मनाते हैं, है ना। फिर इसके बाद कुछ एक्ट डिक्लेयर किए गए इस अधिनियम के अंतर्गत, है ना। जैसे कि आपका कहा गया इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट, मतलब कि भारत जो है एक स्वतंत्र और प्रभु राज्य है। ठीक है, ये घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर हो गया। और यहाँ पे दो तरीके से जो सरकार चलाने की व्यवस्था की गई, मतलब इस्टेब्लिश किया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आप अभी भी देखते हो, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंस्पायर्ड बाय वेरियस अदर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो भारत का जो संविधान है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो विभिन्न देश हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं, मतलब वहाँ से इंस्पायर होकर लिया गया है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें कुछ कुछ आप देखोगे आगे, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका आ गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है गवर्नमेंट का, सरकार की संसदीय प्रणाली, ये आप जब भी देखोगे तो ये आपको दिख जाएगा आपके जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ सिंबॉलिक और नॉमिनल इंपॉर्टेंस ऑफ हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य के प्रमुख का प्रतीकात्मक या नाममात्र महत्व, मतलब कि देखते हो ना कि आप जो होते हैं उनका मेन नहीं होता पावर, मतलब कि वो उनको रखा जाता है, लेकिन जो मेन सारा काम करना होता है, जो भी डिसीजन वगैरह लेने होते हैं, सलाह जो देना होता है, वो जो आपके प्रधानमंत्री होते हैं वो सेंट्रल में उनके कैबिनेट के द्वारा सारी चीज़ें होती हैं, और स्टेट में जो होते हैं आपके जो आपके सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर, उनके द्वारा जो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जो राज्यपाल और राष्ट्रपति होते हैं वो उनकी सलाह पे ही अपनी सारी चीज़ें करते हैं। फिर इसके अलावा सिंगल सिटीजनशिप, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है ना। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, लेकिन हमारे यहाँ एक ही है, क्योंकि वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है, फिर कैबिनेट सिस्टम लिया गया है, कैबिनेट प्रणाली, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जो उनकी एक अपनी कैबिनेट सिस्टम होती है, टीम होती है, वो वेरियस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, मतलब जो विभिन्न संसदीय विशेषाधिकार हैं वो दिया गया। उसके अलावा जो द्विसंवाद है ये भी यहाँ से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अमेरिकी संविधान से क्या लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देखिए हमारे यहाँ आपको पता है कि भारत में जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो पूर्णतः स्वतंत्र है ना। तो ये चीज़ आपकी अमेरिका से ली गई है। प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत जो है। फिर है आपका पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो अमेरिका से लिया गया। रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के, उनको कैसे हटाना है, इसका भी जो प्रोसेस है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और उसके बाद इम्प्लेसमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर जो आपका महाभियोग चलाया जाता है वो भी यहीं से लिया गया है। ठीक है, फिर आपका आता है स्कॉटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ सोशल पॉलिसी लिया गया, राज्य के नीति निदेशक तत्व, देख लीजिए स्कॉटिश कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसके बाद आपका प्रेसिडेंटियल जो इलेक्शन होता है, राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है, वो भी यहाँ से लिया गया है। फिर नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू काउंसिल ऑफ स्टेट, जो राज्य परिषद के सदस्यों का नामांकन है, वो स्कॉटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब देखिए आता है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से जो बहुत अच्छी चीज़ ली गई है वो है फेडरल सिस्टम विद पावरफुल स्टेट्स, है ना। यहाँ फेडरल सिस्टम को यूज़ किया गया, ऐसा नहीं है कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही सबको अपने कंट्रोल में रखेगी, फेडरल सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका आता है वेस्टिंग रेजिड्यूरी पावर इन सेंटर, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित करना, मतलब कि जो पावर है सेंट्रल में कुछ ऐसे हैं जो उनको निहित किया गया है, ऐसा नहीं है कि जो बाकी राज्य हैं वो अपना मनमाना कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, जो आपके राज्यपाल होते हैं राज्य के, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ से होता है ना, सेंटर से होता है। एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये भी आपका कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया का संविधान। यहाँ से जो कंकरेंट लिस्ट ली गई है हमारे यहाँ, जैसे कि हमारा है ना सेंट्रल, 3 तरीके की लिस्ट है। पहली है आपकी सेंट्रल है, दूसरी आपकी स्टेट है और तीसरी आपकी जो है कॉन्करेंट लिस्ट है। इसमें जो सेंट्रल में होता है, मतलब जो चीज़ों पे कानून नियम अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है डिसीजन लेने का, और दूसरा जो होता है स्टेट गवर्नमेंट उस पर डिसीजन लेती है जो उसके मुख्य क्षेत्राधिकार है। कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का ही भागीदारी होता है। वो अपने अकॉर्डिंग जो जहाँ पे ज़रूरत होता है वहाँ पे बनाते हैं नियम कानून या जो भी चीज़ें होती हैं या जो भी डिसीजन लेते हैं, ठीक है, पॉलिसीज़ वगैरह। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता आपकी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है, वो भी यहीं से लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। फिर आपका जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग ऑन एन इमरजेंसी, आपातकाल में देखिए मौलिक अधिकारों का निलंबन का जो एक राइट है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोसीजर जो आपका राष्ट्रपति के द्वारा ये चीज़ें की जाती हैं, ये आपका जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है। फिर आपका आता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से जो सोवियत समाजवादी गणराज्य संविधान है यहाँ से लिया गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रिम्बल, जो हमारे प्रिम्बल है, प्रस्तावना है ना कॉन्स्टिट्यूशन की, वहाँ पे जो जस्टिस की बात की गई है कि सबके साथ जस्टिस हो, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पे, वो आपका यहीं से लिया गया है, ठीक है। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से आपका रिपब्लिकन स्ट्रक्चर जो है ये लिया गया है। दूसरा आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार भी यहीं से लिया गया है, ठीक है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन से आपका जो संविधान का संशोधन होता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका यहाँ से लिया गया है। फिर इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ठीक है, यहाँ से ही लिया गया, साउथ अफ्रीका के ही कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाई लॉ, जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसको इसमें ऐड किया गया है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से फेडरल सिस्टम लिया गया, गवर्नर्स ऑफिस लिया गया, स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी लिया गया, पब्लिक सर्विस कमीशन लिया गया, इमरजेंसी प्रोविजन लिया गया और 3 लिस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर लिया गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो हमने बात कर लिया, ये हमारे जो सोर्स रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, जो अदर कॉन्स्टिट्यूशंस कंट्रीज़ के, उनको हमने डिस्कस कर लिया है। फिर अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कमेटी के चेयरमैन कौन कौन लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी से संबंधित थे। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, है ना, प्रारूप समिति, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे BR अम्बेडकर। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संघ संविधान समिति के थे जवाहरलाल नेहरू। फिर कमेटी फॉर द स्टेट नेगोशिएशन, इसके थे राजेंद्र प्रसाद, राज्य वार्ता समिति जिसे कहते हैं। फिर है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जिसे सरदार पटेल द्वारा देखा जा रहा था, ठीक है। फिर आपका आता है यूनियन पावर्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, और कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़, सरदार पटेल। द स्ट्रिंग कमेटी, इसके हैं KM मुंशी, संचालन समिति। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसके हैं राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये कुछ जो मुख्य रूप से जो कमेटी के जो अध्यक्ष थे ये लोग थे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स के बारे में। ये फीचर्स है कि क्या क्या फीचर्स होते हैं एक जो हमारा संविधान है उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर जो है वो है लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है वो भारत का संविधान है, ठीक है। वो क्यों है हमने ऊपर डिस्कस किया है, इसके अंदर जो अनुच्छेद है ना, बाकी चीज़ें हैं, उसके कारण ये सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। फिर आपका सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये मुख्य रूप से जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42 अमेंडमेंट हुआ था, एक्ट ऑफ 1976, वहाँ पे ये सब जोड़े गए थे, जो रिफ्लेक्ट करता है इंडिया के कैरेक्टर को, मतलब कि जो भारत का चरित्र है उसको दर्शाता है। संप्रभु है भारत, है ना, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक और गणतंत्र है, ठीक है। फिर आता है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो भारत है वो एक संसदीय प्रणाली का अनुसरण करता है ना। इसमें आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा को चलाने की, है ना, और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे उनकी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो आती हैं। फिर आपका आता है पार्सली रिजिड एंड पार्सली फ्लेक्सिबल, मतलब आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला। संविधान जो हमारा है वो इसी प्रकार से बनाया गया है ना, कि कुछ ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं कि ज़रूरत पड़ने पे जो उसमें चेंजेस करने हो किए जा सकते हैं, है ना, और कुछ चीज़ों को सेफगार्ड के लिए भी रखा गया है वो जो ज़रूरी है, ठीक है। और ये आपका
अमेंडमेंट जो होता है मेजोरिटी से होता है, ठीक है। पार्लियामेंट में जो भी चीज़ें होंगी प्रोसेस के थ्रू, ऐसा नहीं है कि कोई भी चेंज कर लेगा, लेकिन चेंज हो सकता है बट सबकी सहमति से। पार्लियामेंट में इस पर डिस्कशन होगा, सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद ही अमेंडमेंट किया जाएगा, ठीक, एक्ट के द्वारा लाके। फिर आपका आता है ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। हमने बात की ना अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। फिर फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ठीक है, मतलब एकात्मक पूर्वाग्रह के साथ संघीय प्रणाली। मतलब भारत का जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस प्रकार से बटा हुआ है, वो चीज़ इसकी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि सबका जो कार्य है, जो केंद्र का कार्य है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो स्टेट है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो वर्क है वो बटा हुआ है। लेकिन ऐसे टाइम पे जब कि इमरजेंसी आती है, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, अथॉरिटी है कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं या स्टेट से रिलेटेड, उनको वो पावर है कि वो उस पर अपने हिसाब से चीज़ों को चेंज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर, मतलब आदेश दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो राज्यपाल होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट होता है, तो ये इस प्रकार से सारी चीज़ें होती हैं। फिर रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन है। ऐसा नहीं है कि आप अपने मनमाना कर सकते हैं इसमें, क्योंकि सबको, और ये जो लॉ होता है इसके सामने सबको मानना होगा, इसको गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इससे अछूती है, उसे भी फॉलो करना होगा। जो लॉ है, जो कानून है, उसका पालन करना होगा। जैसे आर्टिकल 21 है, इसमें है कि कोई भी जो व्यक्ति है उसे लिबर्टी है अपने हिसाब से अपने जीवन को जीने का, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का मतलब, ठीक है, जो कोई व्यक्ति है उसके अनुसार अपने जीवन को जी सकता है, उसे वंचित नहीं किया जा सकता है, सेम चीज़, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर आपका आता है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है भारत का, ये इंडिपेंडेंट है ना। सुप्रीम कोर्ट है जो टॉप पे होता है, उसके बाद आपका हाई कोर्ट आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने हिसाब से सारी चीज़ों को करते हैं, इसमें कोई सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, ठीक है। इनके पास जो कहते हैं कि एक पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। कोर्ट जो है वो रिव्यू कर सकती है जो भी एक्शंस गवर्नमेंट लेती है या कुछ भी डिक्लेयर करती है ना, और लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो, तो जो जुडिशरी है वो उसको खारिज करवा सकती है, डिक्लेयर कर सकती है भाई आप ये संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। और ऐसा अभी देखोगे आप न्यूज़ में बहुत सारा ऐसे न्यूज़ में आ रहा है, समीक्षा कर रही है जो जुडिशरी है, ठीक है। फिर आता है आपका फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है संविधान का हमारे भारत का, और हर सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स उनके मौलिक अधिकार दिए गए हैं ना। एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 है, ठीक है। फिर आपका आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसमें सोसाइटी को बेटरमेंट के लिए उसमें गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश कर रखा है, कुछ गाइडलाइंस दे रखे हैं, है ना, कि लोग उस तरीके से काम करें। ये मतलब आपका कोई ऐसा नहीं है कि ये कानून बनाया गया है, कोर्ट इसको कोई लॉ के रूप में लेकर आई है या गवर्नमेंट ने कोई एक्ट पास किया है। ये आपका है, आपको इसको पालन करना है एक अच्छे सिटीजन के नाते, है ना। ये आपकी जिम्मेदारी है, नीति निर्देशक तत्व है, ये आपका कंपलसरी नहीं है बट है। और जैसे इसमें स्टेट प्रोवाइड करता है ना, जैसे कि प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू एज 14 ईयर्स, ये जो आर्टिकल 45 है, ठीक है। ये कहता है कि 14 साल के बच्चों तक जो हैं उन्हें फ्री मुफ्त शिक्षा दी जाए, निःशुल्क शिक्षा दी जाए, है ना। ये आपका इसके तहत ही आता है। फिर आपका आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि जो 42वां संविधान संशोधन था, 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। ये इसमें कहा गया था कि आपकी कुछ मोरल और सिविक ड्यूटी हैं जिनको आपको पालन करना चाहिए, है ना, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि हम कहते हैं कि अपने भारत जो हमारा है उसके भारत का जो हमारा झंडा है, फ्लैग है, हम उसका सम्मान करें। ये आर्टिकल 51 ए के तहत है ना। नेशनल एंथम है हमारा, हमको उसका सम्मान करना चाहिए। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मौलिक अधिकार, कर्तव्य हैं एक सिटीजन के रूप में, ठीक है। फिर आता है इंडियन सेकुलरिज्म, भारतीय धर्मनिरपेक्षता, मतलब कि भारत में किसी भी रिलीजन को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, किसी को भी किसी के रिलीजन को फॉलो करने से रोका नहीं जाता है, ठीक है। इसका ये कह सकते हैं हम, और इसका आपका एग्जांपल हो सकता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस, प्रीच एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, है ना। उपदेश देना, प्रचार करना, आपका आर्टिकल 25 के तहत आ जाता है, इसमें आपको रोका नहीं जाएगा। फिर आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, 18 वर्ष से आप अपना वोट दे सकते हैं, है ना। ये आपका है आर्टिकल
326 में संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव लोगों द्वारा किया जाता है, तो ये आपका एक चीज़ शामिल हो जाता है, ठीक है। फिर है सिंगल सिटीजनशिप, जिसके बारे में हमने बात की, आर्टिकल 29, ठीक है। इसमें आप भारत के नागरिक हैं और आपको भारत में कहीं भी आने जाने के लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आ जा सकते हैं, ठीक है, ये आपका अधिकार है। फिर इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, है ना, कुछ कुछ, जैसे आपका इलेक्शन कमीशन है, ये आपका इंडिपेंडेंट है, इस पर गवर्नमेंट का कोई भी जोर नहीं है। यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, ये इसलिए किया गया है ताकि जो फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की या राज्य की, उसको डेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जा सके, है ना, हस्तक्षेप ना हो कोई, ठीक है। ये आपका हो जाता है। फिर आपका आता है इमरजेंसी प्रोविजंस, मतलब आपातकालीन प्रावधान आता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो आपके लॉज बने हुए हैं तो उस हिसाब से आपको फ्री हैं आप सारी चीज़ों करने के लिए। कहीं कहीं पे जब ज़रूरत पड़ता है, जहाँ पे लगता है कि इमरजेंसी है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो हस्तक्षेप कर सकती है ना। जैसे कि आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है, या नेशनल इमरजेंसी आती है, स्टेट इमरजेंसी आती है, जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको किसी तरीके से डिस्टर्ब कर रही है, तो वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित चीज़ें हैं उसको टेम्पररी तौर पे सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। ये आपके पास एक, मतलब ये जो होता है आपका हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसकी मुख्य विशेषता है। युद्ध या सशस्त्र विद्रोह अगर ऐसा होता है तो वहाँ पे आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, आर्टिकल 352, ठीक है। तो लगभग सारा ये कवर कर लिया हमने। अब आता है आपका 3 टियर गवर्नमेंट, मतलब कि हमारे यहाँ त्रिस्तरीय सरकार है। पहला आपका सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, फिर आपका स्टेट गवर्नमेंट आ जाता है, और उसके बाद आपका लोकल बॉडीज़ जो होती है, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है या म्यूनसिपाल्टीज़ है नगरों में, ठीक है, ये आ जाता है। और इनका जो पावर है वो भी इसी तरीके से बटा होता है, ठीक है। ये 7th शेड्यूल में आपको देखने को मिल जाता है। फिर बात की गई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, जहाँ पे सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री के, ये प्रोविज़न किया गया है, प्रमोशन किया गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इम्प्रूव किया जाए, जिससे जो लोगों की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस हैं उनको बेटर किया जा सके। ये आर्टिकल 43B। देखिए, ये जो आर्टिकल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे हेल्प मिलेगा आपको ये कि एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कौन से आर्टिकल में मेंशन है ना, ये पूछा जा सकता है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कहा गया है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान सभा द्वारा परिकल्पित प्रमुख लक्ष्यों को रेखांकित करती है, मतलब जो संविधान सभा से रिलेटेड जो लक्ष्य हैं उनको दिखाता है, मतलब कि एक तरीके से पूरे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके कुछ प्रमुख लक्ष्यों को निर्धारित शो करता है, दिखाता है, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसे तैयार किया गया था और प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। और इसमें कुछ नए शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन में 1976 में, ठीक है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 का एक केस रहा है, मतलब जो एक केस के बारे में बात की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो कि पहले के फैसले 1960 के टाइम पे जो फैसला लिया गया था उसको चेंज कर दिया गया और कहा गया कि संसद द्वारा जो संशोधन होता है संविधान में, वो तो प्रस्तावना भी उसके अंतर्गत आ जाता है, मतलब प्रस्तावना में भी आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन किसी फैसले को जल्दबाजी में करने के लिए आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसको नहीं बदल सकते हैं। इस पर बहुत ही टिपिकल तौर पे चीज़ें कही गई थी कि बिल्कुल आप इसके साथ छेड़छाड़ मत करिए, आप बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा प्रस्तावना इसे दर्शाता है, मतलब संविधान संशोधन द्वारा। फिर आपके NA पालकी वाला हैं, उन्होंने बताया है कि जो आपका प्रिम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे हमारा आधार कार्ड है ना हमारा खुद का, वैसे वो कहते हैं जो प्रस्तावना है वो संविधान का, मतलब कि प्रिम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो ऑब्जेक्टिव कुछ ये सिटीजन्स को प्रोवाइड करता है, हमारा जो प्रिम्बल है डिक्लेयर करता है कुछ उद्देश्य हैं जो हर सिटीजन को प्राप्त करना है, ठीक है। इसमें है आपका सोशल जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है। लिबर्टी का मतलब क्या कहता है ये कि हर व्यक्ति को लिबर्टी है, स्वतंत्रता है विचार रखने का, सोचने का, एक्सप्रेस करने का, उसके बिलीफ, फेथ, वर्शिप का, है ना। इक्वालिटी की बात करता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है, किसी को भी उसके जेंडर, कास्ट, रेस के बेस पे नहीं जज किया जाएगा, जो भी है इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलेंगी। फिर आता है फ्रेटर्निटी, जिसे बंधुत्व कहते हैं। ये कहता है कि हमें कोशिश करनी है और हमारा इंश्योर करने का काम है कि हम प्रमोट करें जो यूनिटी है
है ना, एकता को बढ़ावा दें, और जो व्यक्ति की गरिमा है, इंडिविजुअल डिग्निटी है और नेशनल यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, मतलब कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता है, उसको सुनिश्चित करें। बंधुत्व का मतलब यहाँ पे ये कहा गया है, ठीक है। और नवंबर 1949 में जो 26 डे ऑफ नवंबर 1948 है, उस टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। फिर ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपके प्रिम्बल में रहते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स हैं ये। जैसे सॉवरेन मतलब क्या है, संप्रभु, इसका मतलब क्या है कि जो भारत है वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, किसी एक्सटर्नल अथॉरिटी के। जैसे पहले ब्रिटेन था, उसने अपने अधीन में रखा था, तो अब ये नहीं है, बाहरी प्राधिकरण के नियंत्रण में नहीं है, ठीक है। सोशलिस्ट है, मतलब कि समाजवादी है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसी टाइम पे ऐड किया गया था, ठीक है। इसमें समाजवादी का मतलब यही है कि जो डेमोक्रेटिक तरीका है हम उसको अपनाएंगे, है ना, सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ देंगे, ठीक है। जो संसाधन है उनका उसी प्रकार से प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है सेक्युलर, मतलब कि धर्मनिरपेक्ष। भारत में किसी भी रिलीजन को लेकर कोई भी जजमेंट नहीं है, या किसी रिलीजन को लेकर पक्षपात नहीं होगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष है भारत, इसमें आप जिस भी धर्म के हैं आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना वर्शिप कर सकते हैं, है ना, वो आपको उस पर कोई रोक नहीं लगाया जाएगा, आपको फ्रीडम है, ठीक है। फिर है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठता। इसमें क्या है कि जो भी भारत में जो संसदीय लोकतंत्र है उसका जो पालन है सबको करना है। जहाँ जो प्रतिनिधि हैं, जहाँ से चुने जा रहे हैं, वो आपके पार्लियामेंट में उसी प्रकार से आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपने मन से किसी को भी पार्लियामेंट का सदस्य बना लेंगे। भाई, ये वोटिंग राइट्स हैं सबके पास, लोग वोट करते हैं, जो व्यक्ति इलेक्ट होता है, जो चुनाव जिसका होता है, वो आता है आगे, ठीक है, ताकि इससे सत्यनिष्ठ रहे। ऐसा नहीं कि पक्षपातपूर्ण रूप से जिसे हम लाना चाहते हैं उसे ले आए। भाई, जनता जनार्दन जो चाहती है वो उनको वोट देगी और वो व्यक्ति आगे आएगा, ठीक है। इससे यूनिटी को प्रमोट किया जाएगा, है ना, अखंडता को बढ़ावा दिया जाएगा। इंटीग्रिटी मतलब आपका अखंडता, ठीक है। फिर है आपका रिपब्लिक। इंडिया हैज़ नो हेरिडिटी रूरल, ऑल अथॉरिटीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब कि कोई भी वंशानुगत शासन नहीं चलेगा। जैसे पहले था ना, क्राउन रूल था, उस टाइप से यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। और जो भी लोग आएंगे वो इलेक्टेड होकर आएंगे, है ना, चुनाव के द्वारा आएंगे। फिर आपका आता है जस्टिस। जस्टिस प्रिम्बल में क्या कहता है, हमने बात की थी ऊपर, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब कि सबको समाज में समान रूप से अवसर मिलेंगे, उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, चाहे कास्ट हो, कलर, रेस, रिलीजन और सेक्स, ठीक है, मतलब किसी भी जेंडर का है व्यक्ति, स्त्री है, पुरुष है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से उसे जस्टिस अन्याय उसके साथ नहीं किया जाएगा। फिर इकोनॉमिक में मतलब कि किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया, उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स को देख के नहीं किया जाएगा, ठीक है। और कोशिश की जाएगी कि जो इनइक्वालिटी है, वेल्थ की, इनकम की, प्रॉपर्टी की, उसको दूर की जा सके। इनइक्वालिटी मतलब असमानता, ठीक। फिर पॉलिटिकल जस्टिस है आपका, सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, और वॉइस इन द गवर्नमेंट फॉर ऑल सिटीजन्स, ये। फिर आपका आता है लिबर्टी। लिबर्टी मतलब कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो समान रूप से अपना विकास कर सके, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है इक्वालिटी, मतलब कि किसी भी स्पेशल प्रिविलेज की बात नहीं की जाती, किसी को कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिया जाए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता और समानता, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो था जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित था। हमने जान लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे निर्माण हुआ और कौन से फीचर्स हैं और कहाँ से, कौन से सोर्सेज थे जहाँ से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर हुआ है, बना है, और प्रिम्बल किस तरीके से है, प्रिम्बल में क्या मुख्य चीज़ें हैं, जो शब्द हैं उनका अर्थ क्या है, जो कीवर्ड्स हैं, सबको हमने जाना। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।